नाउ वी कम टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में की मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ऐसा करना पड़ेगा तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, दिस इज द मूवमेंट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसके मूवमेंट के लिए सेल को क्या चाहिए, सेल हैज टू यूज एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों यूज किया जाता है, टू मूव द लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड टू कॉन्सेंट्रेट मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। अगर सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, बावजूद इसके कि सेल के अंदर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, फिर भी सेल को और ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये हेल्प करता है कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेट करे विद इन द सेल और रिमूव करे वेस्ट फ्रॉम द सेल। यानी कि चाहे अंदर सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन में भी वेस्ट प्रेजेंट है, पर उसको सेल से बाहर जाना चाहिए। सेल के बाहर चाहे ब्लड में हाई कॉन्सेंट्रेशन है वेस्ट की, तब भी सेल को वो वेस्ट को बाहर निकाल देना होता है फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो उस मूवमेंट के लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो होती है डायरेक्ट होती है, और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन होती है एनर्जी की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करते हैं, वो रूल सेम है, मूव फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मुझे ये बतानी कि कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चाहे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो। तो इसके जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें हम क्या कह रहे थे, डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, उसके हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं, एंड दूसरी है कैल्शियम टू पॉजिटिव एटीपीएज। अब हम दोनों एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, कि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है या कैल्शियम टू पॉजिटिव एटीपीएज है, हम इनको पंप्स भी कहते हैं। और कैसे पंप्स कहते हैं हम इनको हम एटीपी ड्रिवन प्रोटॉन पंप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी की हेल्प से प्रोटॉन्स को या आयंस को पंप करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इनकी बहुत इलेबोरेट स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक मेम्ब्रेन के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और केमिकल मतलब कोई भी आयन, सोडियम पोटेशियम, वो केमिकल हो गया। तो उसका ग्रेडियंट हमेशा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते ही है। ग्रेडियंट मींस डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हो सकता है कि बाहर क्या हो, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हो गया। केमिकल ग्रेडियंट का एग्जांपल मतलब जैसे सोडियम, जैसे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन एक केमिकल है, तो प्रोटॉन अगर सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो हम कहेंगे दिस इज द केमिकल ग्रेडियंट। केमिकल ग्रेडियंट मींस डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स होते ही हैं, और उन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स में जो सोडियम और पोटेशियम का रोल है, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का हमेशा ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है, कि सेल के अंदर की तरफ वो हमेशा क्या रखते हैं, लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, और सेल के अंदर हाई पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारे मेमिलियन सेल्स में नॉर्मली होता है। सेल के अंदर लो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, मतलब सेल के बाहर क्या होगी, हाई सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, और सेल के बाहर लो पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस अगर आपको सेल के अंदर हमेशा लो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, तो आपको सोडियम को सेल के बाहर भेजना पड़ता है, सेल के बाहर अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि सेल के अंदर लो सोडियम है, सेल के बाहर हाई सोडियम है, तब भी आपको सेल के अंदर से सोडियम को बाहर भेजना है। तो क्या हो गया, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट। तो एक में सोडियम जो होगा वो सेल के अंदर से बाहर जाएगा, और पोटेशियम क्या करेगा, सेल के बाहर से अंदर आएगा। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये किसकी पिक्चर है, ये पिक्चर है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज की, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं, या ये पी क्लास पंप की कैटेगरी में आता है। सोडियम का हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर रखना और सोडियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर रखना, उसी तरह पोटेशियम का अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन और पोटेशियम का बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन रखने के लिए सेल को इसकी जरूरत पड़ती है, जो आपके सामने है।
ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी हाइड्रोलिसिस के साथ साथ ये काम करता है, यानी कि ये पंप एटीपी को जब आप ब्रेक डाउन कर दोगे एडीपी और पीआई में, तब ये पंप काम करेगा। इससे जो एनर्जी निकलेगी, यानी कि इससे पीआई भी बनेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। इस ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी यूज होती है in the transport of sodium from inside to the outside and transport of potassium from the outside to the inside। क्योंकि दो आयंस अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम एंटीपोर्ट भी कहते हैं। अदरवाइज सिंपली हम इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अभी आपके पास सामने जो ये डायग्राम है, इसमें पहले हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं जो आपको दिखाई दे रही है। सो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये जो एटीपीएज है, दिस इज प्रेजेंट in the plasma membranes of the mammalian cells of the higher eukaryotes। इसमें दो तरह के सब यूनिट्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन दो तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है। एक है अल्फा टाइप सब यूनिट, यही सब कुछ कैटलाइज करता है। क्या कैटलाइज करता है? आयंस को बाइंड करना। ये जो लाल रंग के सर्कल्स हैं, यहाँ पे सोडियम बाइंड होता है, और जो आपको स्क्वायर पोर्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे पोटेशियम बाइंड होता है। यानी कि आयंस को बाइंड करने वाली साइट्स इसके पास हैं, और सारा रिएक्शन को कैटलाइज करना, यानी कि सारे सोडियम को सेल के अंदर से बाहर छोड़ना और पोटेशियम को सेल के बाहर से अंदर लेके आना, वो सारा काम ये अल्फा सब यूनिट करता है। अल्फा सब यूनिट की अगर और डिटेल में स्ट्रक्चर में जाएं, तो अल्फा सब यूनिट जो है, इसके अंदर 8 ट्रांस मेम्ब्रेन, बहुत इलेबोरेट स्ट्रक्चर है इसके अंदर 8 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस होते हैं। इस अल्फा सब यूनिट में लार्ज साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स भी होती हैं। ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स हैं इसकी। डी सब यूनिट में क्या होता है? एक सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स होता है एंड इट हैज अ लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो सेल के बाहर होता है। ये जो प्रोटीन है, ये दो इसके सब यूनिट्स होते हैं, दो इसके। अल्फा सब यूनिट के भी दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और बीटा सब यूनिट के भी दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ये एटीपीएज एक टेट्रामर की तरह रहता है। ये 3 सोडियम आयंस को सेल के बाहर पंप करता है और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर पंप करता है। सबसे पहले जो एटीपीएज होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, जिसकी मैंने अभी स्ट्रक्चर कराई है, वो मेम्ब्रेन में इंटेग्रेटेड होता है। यहाँ बाहर दिखाया है रिएक्शन दिखाने के लिए, रिएक्शन बताने के लिए, पर इसको यही सोचना है कि ये जो E1 है, दिस इज वन कॉन्फर्मेशन ऑफ द एटीपीएज। तो ये जो एटीपीएज है, इट एग्जिस्ट इन 2 कॉन्फर्मेशन, E1 कॉन्फर्मेशन एंड E2 कॉन्फर्मेशन। अब E1 कॉन्फर्मेशन में देखो क्या होगा। सबसे पहले E1 कॉन्फर्मेशन हैज 3 हाई अफिनिटी सोडियम बाइंडिंग साइट्स और 2 लो अफिनिटी पोटेशियम बाइंडिंग साइट होती हैं। तो जो लो अफिनिटी पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं, उनके ऊपर तो पोटेशियम बाइंड करेगा नहीं क्योंकि वो लो अफिनिटी है, और सोडियम जो है वो उसके लिए इसकी बाइंडिंग साइट्स के पास हाई अफिनिटी है। तो इसकी E1 स्टेट में ये क्या करता है? सबसे पहले स्टेप में ये एटीपी को बाइंड कर लेता है, और एटीपी की बाइंडिंग से ये अपने 3 सोडियम आयंस को भी बाइंड कर लेता है। यानी कि ये दोनों स्टेप्स, एटीपी की बाइंडिंग और 3 सोडियम आयंस की बाइंडिंग, ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस होती है। तो वो E1 ATP 3 सोडियम पॉजिटिव ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एडीपी बाहर निकल गया है, तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एटीपी के हाइड्रोलिसिस होने से जो एडीपी है, यानी एडीपी निकल जाएगा और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट निकल जाएगा, अपना एक फॉस्फेट E1 के पास छोड़ जाएगा, E1 से बाइंड करा देगा। तो इसे कहते हैं हाई एनर्जी फॉर्मेट। ये क्या बन गया? हाई एनर्जी एस्पार्टाइल फॉस्फेट इंटरमीडिएट। एस्पार्टाइल का क्या मतलब है? इस E1 के पास इस अल्फा सब यूनिट के पास एक अमीनो एसिड होती है एस्पार्टेट। तो ये जो फॉस्फेट इस एटीपी में से निकला है, वो किसके साथ जुड़ जाता है? वो एस्पार्टेट के साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एस्पार्टाइल फॉस्फेट। तो यहाँ पे हाई एनर्जी दिखाने के लिए यहाँ पे बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं एस की फॉर्म में, और हाई एनर्जी एस्पार्टाइल फॉस्फेट इंटरमीडिएट जैसे ही बनता है, यानी कि जैसे ही एडीपी निकल जाता है और फॉस्फेट इसके साथ बाइंड कर जाता है, इसमें एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है। वो कॉन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से ये इसका जो सोडियम पॉजिटिव आयंस हैं, जैसे ही फॉस्फेट बाइंड होता है, वैसे ही सोडियम पॉजिटिव आयंस सेल के बाहर निकल जाते हैं, और इसकी कॉन्फर्मेशन क्या बन रही है? E2P। ये अभी भी हाई एनर्जी फॉस्फेट इंटरमीडिएट ही है, और इसकी दूसरी कॉन्फर्मेशन है, दूसरी शेप है, जिस शेप में इसके पास सोडियम आयंस की जो अफिनिटी है वो लो हो गई है। अब इस स्टेट में E2 के पास जो पोटेशियम
की बाइंडिंग साइट्स की अफिनिटी थी वो पोटेशियम के लिए बढ़ गई, तो पोटेशियम अब इसके साथ बाइंड करेगा और ये सेल के बाहर है, सेल के बाहर से वो इसके साथ बाइंड करेगा और ये वाला इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो जैसे ही पोटेशियम इसके साथ बाइंड करेगा वैसे ही फॉस्फेट इसमें से निकल जाएगा, फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, फॉस्फेट निकल गया। जैसे ही फॉस्फेट निकलेगा इसमें फिर से कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, वो कॉन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से इसकी अफिनिटी फिर से पोटेशियम के लिए कम हो जाएगी और सोडियम के लिए बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इसका फॉस्फेट हाइड्रोलाइज होगा वैसे ही इसकी पोटेशियम के लिए बाइंडिंग अफिनिटी कम हो जाएगी और ये पोटेशियम को सेल के अंदर छोड़ देगा और वापस उसकी E1 फॉर्म बन जाएगी जिसमें उसकी सोडियम के लिए अफिनिटी फिर से बढ़ गई है और पोटेशियम के लिए वो कम हो गई थी। तो इस स्टेज में 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर छूट गए हैं और सेल के अंदर से फिर से 3 सोडियम आयन इसके साथ बाइंड कर जाएंगे क्योंकि इसकी सोडियम की बाइंडिंग अफिनिटी फिर से ज्यादा हो गई है। अब इसको ना हम एक और तरीके से देख लेते हैं। तो वही सब कुछ है, ये बीटा सबनेट है, ये अल्फा सबनेट है, ये एटीपी की बाइंडिंग साइट है, सोडियम पोटेशियम और एटीपी बाइंड होंगे साइमल्टेनियसली। बाइंड होने के बाद अल्फा सबनेट के एक एस्पार्टेट अमीनो एसिड की फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, कॉन्फर्मेशनल ये फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा जिससे कि पोटेशियम सोडियम की बाइंडिंग अफिनिटी कम हो जाएगी, पोटेशियम की बाइंडिंग अफिनिटी बढ़ जाएगी, सोडियम रिलीज हो जाएगा, पोटेशियम बाइंड हो जाएगा। तो सोडियम ये सेल के बाहर रिलीज हो रहा है और पोटेशियम बाइंड कर गया है। और फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में ये वाला जो है फॉस्फेट निकल जाएगा, फॉस्फेट निकलने से डीफॉस्फोरिलेशन होके कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, उस कॉन्फर्मेशनल चेंज में फिर से पोटेशियम की बाइंडिंग अफिनिटी कम हो जाएगी और सोडियम की फिर से बढ़ जाएगी, ये फॉस्फेट निकल रहा है जिससे कि पोटेशियम रिलीज हो जाएगा। पोटेशियम रिलीज हो जाने के बाद ये देखो पोटेशियम सेल के अंदर रिलीज हो गया, यानी कि इस स्टेप के बाद ये है पोटेशियम रिलीज हो गया और पोटेशियम रिलीज होने से पोटेशियम रिलीज हो गया फिर इसके बाद इसकी यही वाली ये साइकिल वापस चालू हो जाएगा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब जो सेकंड है हमारे पास वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है, उसे हम बोलते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव एटीपीएज। लेट्स डू दैट। वो भी पी क्लास का ही प्रोटीन है, उसकी भी यही स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन है। यूकैरियोटिक सेल्स को क्या करना होता है, यूकैरियोटिक सेल्स को सेल के अंदर फ्री कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या रखनी होती है, लो रखनी होती है। ये जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव एटीपीएस की आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, दीज आर कॉमनली फाउंड इन द मसल सेल्स। स्केलेटल मसल्स के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एक तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है और ये स्पेशल टाइप का होता है जो कि मसल सेल्स में ही पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कैल्शियम अपटेक एंड रिलीज थ्रू आउट द सेल वॉल्यूम। These are only responsible for calcium extrusion from cytosol in muscle cells, which is required to stop muscle contraction and initiate relaxation. तो ये कैल्शियम जो पॉजिटिव एटीपीएस जो पंप्स होते हैं मसल सेल्स के, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो भी मसल की है वो कंट्रोल की जाती है बाय द साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्री कैल्शियम आयंस। फ्री कैल्शियम आयंस को कौन अपने अंदर स्टोर कर लेता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि सेल के बाहर से एक सिग्नल आया, सिग्नल किस चीज का आया, मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आया। जैसे ही सिग्नल सेल के अंदर आता है वैसे ही जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस कैल्शियम आयन को किसमें रिलीज कर देता है, साइटोसोल में रिलीज कर देता है। और जैसे ही साइटोसोल में कैल्शियम जो पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है वैसे ही मसल की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जब रिलैक्सेशन होनी होती है मसल की रिलैक्सेशन जैसे ही शुरू होगी वैसे ही साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी वो वापस कैल्शियम आयन किसमें आ जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सारा काम ये कैल्शियम पंप कर रहा है। ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव पंप जो है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई है ना, इस स्ट्रक्चर में साइटोसोल दिखाया है और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनसाइड दिखाया है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन। और इसमें किसका खर्चा होता है, एटीपी का। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है जहां पे ये प्रेजेंट, उसमें 80% जो प्रोटीन होता है इस मेम्ब्रेन में वो सारे का सारा कैल्शियम 2 पॉजिटिव एटीपीएस पंप ही होता है। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है और ये इसके अंदर 10 अल्फा हेलिसेस और इसके पास 3 साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स है ये लूप्स होते हैं। इसके ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन के पास 2 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ये इस प्रोटीन के बिल्कुल बीच में लोकेटेड होती हैं। ये E1 कॉन्फर्मेशन है,
इसके पास 2 हाई एफिनिटी कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बाइंडिंग साइट्स हैं और ये किसकी तरफ एक्सपोज्ड है, ये साइटोसोल की तरफ एक्सपोज्ड है और एक स्टेप में दोनों इस दो चीजें साइमल्टेनियसली बाइंड होती हैं। एटीपी बाइंडिंग साइट के साथ एटीपी जुड़ जाता है और कैल्शियम बाइंडिंग साइट के साथ कैल्शियम जुड़ जाते हैं। ये सारा काम मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में हो रहा है। मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में जो एटीपी है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी एंड पीआई और इसमें से जो एक फॉस्फेट निकलता है वो फॉस्फेट जाके इसके एक साइटोप्लाज्मिक डोमेन में, साइटोप्लाज्मिक लूप में एक एस्पार्टेट अमीनो एसिड उसके साथ जाके ये फॉस्फेट जुड़ जाता है। जैसे ही ये फॉस्फेट इसके साथ जुड़ता है उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है। जैसे ही प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा और इसको क्या बन जाएगा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आने से E2। अब इसके बाद E2 में जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स की अफिनिटी थी कैल्शियम के लिए वो लो हो जाएगी। अब ये उतनी स्ट्रेंथ के साथ कैल्शियम आयंस को बाइंड नहीं करेंगे, इनकी अफिनिटी कम हो जाएगी। अब पहले ये बाइंडिंग साइट्स किसकी तरफ थी ज्यादा, ये थी टुवर्ड्स द साइटोसोल। अब कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आने की वजह से ये एक्सेसिबल हो गई हैं किसको, टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन। जैसे ही ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे तो ये फॉस्फेट भी इसमें से रिमूव हो जाएगा और फॉस्फेट के रिमूव होने से इसको हम कहते हैं डीफॉस्फोरिलेशन, इससे फिर से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाएगा। E2 जो है दैट विल चेंज इनटू E1 अगेन। ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाएगा, फिर E1 इज नाउ रेडी टू स्टार्ट द अदर साइकिल। फिर से ये कैल्शियम आयंस को बाइंड करेगा और फिर रिलीज करेगा। इस तरह से ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव एटीपीएज पंप्स जो है ये काम करते हैं। दिस फिनिशेस अवर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।